वेलकम बैक। स्टार्ट करना है क्लास 12th चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, और टॉपिक का नाम है बच्चों साइक्लोट्रॉन। स्टार्ट करने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सीबीएसई के लेटेस्ट वीडियोस और नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम लोग साइक्लोट्रॉन की इंट्रोडक्शन, इसका प्रिंसिपल, डिस्कशन डायग्राम और वर्किंग कैलकुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन गाइस आता है कि व्हाट इज साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन होता क्या है? तो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में ए डिवाइस बाय विच वी कैन प्रोवाइड ए हायर स्पीड टू द चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज या आयन पार्टिकल्स, आयंस को, किसी भी पार्टिकल्स को एक हायर स्पीड प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? साइक्लोट्रॉन का होता है। अब गाइस छोटी सी क्वेरी यहाँ पे आती है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को हम लोग हायर स्पीड देंगे कैसे और क्यों देना है। सबसे पहले गाइस दो पॉइंट्स मैंने हर वीडियो में आपको बताया है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इट बिकम्स एक्सेलरेट्स इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑल्सो रिमेंबर व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड इट स्टार्ट रोटेट इफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ स्पीड। ओके, अब गाइस ये दो पॉइंट्स हम समझ में आए कि चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ऑब्वियसली क्या होगा, जाके इट बिकम्स स्टार्ट एक्सेलरेट्स, इसकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाती है डायरेक्शन ऑफ फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड में घूमना शुरू कर देता है। ये पॉइंट्स भूलिएगा नहीं, मैंने पहले भी बताया था, आपको हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है, आज भी इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है बच्चों, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ साइक्लोट्रॉन की बात करेंगे। तो एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसी मशीनरी जो हमें किसी भी चार्ज पार्टिकल की स्पीड को इंक्रीज कर देती है। अब गाइस इसकी स्पीड इंक्रीज क्यों करेंगे? तो सिंपल, कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा या कोई भी आयंस होंगे जाके, तो ऑब्वियसली गाइस अगर उसकी स्पीड हायर होगी तो उसके पास में हाई एनर्जी होगी, हायर मोमेंटम होगा, और जब वो किसी को हिट करेगा तो ऑब्वियसली ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। बहुत सिंपल सा एग्जांपल रहता है कि मान लीजिए हमारे पास एक हैमर हथौड़ा है और किसी स्टोन को ब्रेक करना है। अब स्टोन को ब्रेक करने के लिए कैसे स्लो स्लो मूव हिट करेंगे आप, या बहुत तेज से हिट करेंगे, ऑटोमेटिक स्टोन टूट जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही गाइस हमें एक हायर स्पीड चार्ज पार्टिकल चाहिए जो दूसरे न्यूक्लियस को जाके ब्रेक करेगा, और इसका यूज नॉर्मली न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग करते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल जिसका यूज हमें चार्ज पार्टिकल करना है, मींस हमें एक ऐसी डिवाइस बनानी है जो मेरे चार्ज पार्टिकल को, किसी भी आयंस को क्या करेगा, एक हायर स्पीड प्रोवाइड कर देगी, और उसका यूज हम डिफरेंट फिजिक्स में करेंगे। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन है ये डिवाइस विच प्रोवाइड्स हायर स्पीड टू द चार्ज पार्टिकल्स। नोट कर लेते हैं इंट्रोडक्शन में। Cyclotron is a device which gives higher speed to the charge particles। चार्ज पार्टिकल को जो हायर स्पीड प्रोवाइड करता है वो डिवाइस क्या कहलाती है? इज नॉन एज ए साइक्लोट्रॉन। उसको साइक्लोट्रॉन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब गाइस क्वेरी थी यहाँ पे कि किसी भी चार्ज पार्टिकल की स्पीड को इंक्रीज कैसे करेंगे हम लोग। तुरंत बोला कि एक काम करो, मैग्नेटिक फील्ड तो स्पीड इंक्रीज करता नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस कर दो इसको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डेवलप होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है पोटेंशियल डिफरेंस है, एक तरफ पॉजिटिव क्रिएट कर दीजिए, एक तरफ नेगेटिव क्रिएट कर दीजिए, और ऑब्वियसली क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव से नेगेटिव की एक फील्ड डेवलप होगा, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, और वहां पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करेगा जिसकी वजह से क्या होगा, इट बिकम स्टार्ट एक्सेलरेट्स, जिसको पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो गाइस हमने क्या किया, एक फील्ड डेवलप किया, इसकी स्पीड, कोई चार्ज पार्टिकल हमने इसमें एंटर कराया, मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, और दो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुए, तो क्या हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव की फील्ड डेवलप हो जाएगा ऑब्वियसली बच्चों। अब जब फील्ड डेवलप हो जाएगा तो चार्ज पार्टिकल जब इसमें आएगा, एंटर करेगा, तो अब क्या होगा, जाएगा इट बिकम स्टार्ट एक्सेलरेट्स। अब बच्चों हुआ क्या, हमें इसकी लगातार स्पीड को इंक्रीज करना है, और लगातार एक्सेलरेशन कब होगा, जाके जब तक ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा। ये फील्ड यहाँ से लेके यहाँ तक है तो इतने में तो एक्सेलरेट करेगा। अब मान लीजिए ये चार्ज पार्टिकल एंटर करके गया तो यहाँ तो एक्सेलरेट हो गया, इसके बाद आगे निकल गया, जब आगे निकल गया तो बच्चों क्या होगा, जाके इट डज नॉट स्टार्ट एक्सेलरेशन, उसकी स्पीड फिर से कम हो जाएगी हमारी, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लग नहीं रहा है। तो एक काम सोचा गया कि भाई एक काम करो, इसको और बड़ा कर देते हैं, फील्ड एक यहाँ से कर देते हैं, एक यहाँ से कर देते हैं, बहुत लंबा सा। लेकिन एक क्वेरी आई, हमें मालूम है डी ई इक्वल टू क्या होता है, डी वी इंटू डी आर। डी वी इक्वल टू क्या होता है, डी ई इंटू डी आर।
क्या इक्वल टू वी अपॉन आर होता है। अगर गाइज हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी लिमिट है हमारे पास, किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस को डेवलप करने की लिमिट है हमारे पास 1000 वोल्ट 10,000 वोल्ट, एक बड़ा वोल्टेज हो जाता है, ठीक। इसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं इंक्रीज कर सकते हैं। अब अगर आर इंक्रीज होगा जाके, अगर हम पोटेंशियल ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर, आर अगर इंक्रीज कर, डिस्टेंस के बीच की जो है ये वाली अगर हम लोग इंक्रीज कर दे रहे हैं बच्चों, तो क्या होगा, जितनी इंक्रीज हो जाएगी उतना फील्ड हमारा वीक हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा इंक्रीज हो नहीं रहा हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम लोग एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ डेवलप करते हैं, एक यहाँ डेवलप करते हैं, डिस्टेंस बहुत बड़ी कर दी हमने, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स वीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वीक हो जाएगा बच्चों, तो क्या होगा, ये ज़्यादा एसिलेट नहीं कर पाएगा, तो एसिलेशन स्लो हो जाएगा, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही ज़्यादा चार्ज पार्टिकल एसिलेट करेगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कम थी, तो ये हायर इलेक्ट्रिक फील्ड था, दैट इज वाई इसमें चार्ज पार्टिकल जब आएगा स्पीड ज़्यादा होगी, उसकी ज़्यादा एसिलेशन होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि चार्ज पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ तक एंटर करता है, उसके आगे तो एसिलेशन नहीं होगा, कि फील्ड हमारे इतने में ही है केवल। और अगर हम डिस्टेंस बड़ी कर दे रहे हैं बच्चों, तो बड़ी कर दे रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसा हो जा रहा है बच्चों, वीक हो जा रहा है इस वाले फॉर्मूले से। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वीक हो जाएगा तो ये ज़्यादा एसिलेट नहीं कर पाएगा, तो दोनों ही प्रॉब्लम्स थी। तो गाइज फिर हम लोगों ने एक डेवलप किया किसको, साइक्लोट्रॉन को। तो उसमें एक आइडिया निकाला गया, आइडिया ये निकाला गया कि फील्ड तो पास पास कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस की जो डिस्टेंस है हमारी ये तो बहुत कम कर दो आप, लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल इसके अंदर रहेगा तो लगातार एसिलेट होता रहेगा। तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक मूव कराया, ये एसिलेट करेगा। हमने क्या किया, इसको यहाँ से आने के बाद इसको वापस इसी में बुला लिया, वापस टर्न हो गया, वो इसी में आ गया। कैसे आ सकता है भाई, पहले पॉजिटिव यहाँ था, नेगेटिव यहाँ था, ये आगे गया, टर्न हो के जैसे कोई तरीका ऐसा लगाया था, हाँ टर्न हो जाए, और टर्न होने के बाद में हम यहाँ कर देते हैं पॉजिटिव और यहाँ कर देते हैं नेगेटिव, फिर से डायरेक्शन ऑफ फील्ड चेंज कर देते हैं। और डायरेक्शन ऑफ फील्ड अगर चेंज हो जाएगी बच्चों, तो क्या होगा, फील्ड इस तरफ लगने लगेगा, डायरेक्शन ऑफ फील्ड में क्या होगा, ये फिर से एसिलेट कर जाएगा। अब जैसे ये पार्टिकल बाहर आएगा, हमने क्या फिर इसको घुमा दिया, और घुमाने के बाद में फिर हमने पॉजिटिव इधर कर दिया, नेगेटिव इधर कर दिया, ये बहुत तेज से फिर एसिलेट करेगा। और इस तरीके से क्या होगा, जाके पार्टिकल लगातार इसी में घूमता रहेगा, डायरेक्शन उसके जाने की, फील्ड की डायरेक्शन हर बार सेम हो जाती रहेगी। तो क्या होगा, जब इसी में बना रहेगा तो ये लगातार एसिलेट करता रहेगा। पहले राउंड में मान लीजिए इसकी स्पीड डबल हो जाती है, तो अगले वाले में और 2 टाइम्स जाएगी, अगले वाले में और 2 टाइम्स जाएगी, और लगातार अगर मान लीजिए इसने 1000 राउंड लगा दिए, तो बच्चों क्या होगा, जाके इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 1000 टाइम्स हो जाएगी जाके। ओके, तो गाइस यहाँ पे क्या करना था, हमें इस तरीके की डिवाइस बनानी थी, और उसके लिए हमने क्या किया, अब हमें क्या करना था, एक रिक्वायरमेंट थी जो फील्ड को लगातार चेंज करता रहे। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑसिलेटर था, जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड हमारी लगातार बदलता रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव बढ़ता रहेगा, जिससे पार्टिकल लगातार स्पीड बनती रहे। अब दूसरा क्वेश्चन था, ये घुमाएगा कौन। तो घुमाने के लिए हमारे पास एक तरीका है, किसी भी चार्ज पार्टिकल रोटेट कर सकते हैं, किसके माध्यम से, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल आएगा तो हमने क्या किया, यहाँ पे आसपास लगा दिया मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, पार्टिकल रोटेट कर देगा उसी में, इलेक्ट्रिक फील्ड एसिलेट कर देगा, ठीक है। तो ऐसी ही एक डिवाइस तैयार करनी थी, जिसको क्या बोलते हैं, साइक्लोट्रॉन, ताकि हमारे चार्ज पार्टिकल की स्पीड को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकें हम लोग। ओके, तो इसका मतलब जो प्रिंसिपल होगा जाके वो किस तरह से वर्क करेगा, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज करना है तो कौन से, इलेक्ट्रिक फील्ड से, और रोटेशन कौन करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, ताकि ये लगातार उसी फील्ड में बना रहे, ठीक है। तो इन दोनों प्रिंसिपल पे ही हमारा ये साइक्लोट्रॉन वर्क करता है। तो नोट कर लेंगे, प्रिंसिपल on which cyclotron work. तो it works on principle of electric field in which a charged particle starts accelerate, या इसकी स्पीड जो है वो लगातार कैसे हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, एंड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड बच्चों क्या करेगा, इसको उसी फील्ड में लगातार ले आने का प्रयास करेगा, घुमा के वापस उसी में ले आएगा, ठीक है। एंड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल बिकम्स रोटेट, ठीक है। और रोटेशन से क्या होगा, देखिए सर्कुलर मोशन से क्या होगा बच्चों, वो उसी में घूमता रहेगा लगातार, और जब तक ये फील्ड में रहेगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली
इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर हम डिवाइस छोटी ले रहे थे तो ऑब्वियसली क्या सीधा जाने के बाद में यहाँ पे फील्ड नहीं है ना, और यहाँ फील्ड नहीं था तो क्या होगा, इंक्रीज नहीं करेगा वेलोसिटी, कितने में इंक्रीज करनी थी। और दूर कर दे रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो जा रहा, फील्ड हो जाएगा तो ऐसे कम हो पाएगा। इसके लिए हमने तरीका निकाला। ठीक है, तो इसका मतलब साइक्लोट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाले प्रिंसिपल पर ही वर्क करता है। ओके, अब आता है डिस्क्रिप्शन और डायग्राम। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। बच्चों डायग्राम के लिए प्रिंसिपल पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया हम लोगों ने, और पढ़ने के बाद में अब डीज जो हमारा साइक्लोट्रॉन होता है वो कैसा होता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि घर में रोटी वाला पॉट होगा आपके पास, जिसमें रोटी प्लेस करते हैं, हॉट पॉट जो आता है। आप उसको 20 से काट दीजिए। इमेजिन करिए कि अब पॉट हमारे पास है और 20 से काट दीजिए उसको, और काटने के बाद में जो 2 शेप अलग बॉक्स सा बन के आएगा ऐसे सी आकार का, डी इधर से डी, और अंदर गैप होगा उसमें। ठीक है, वो 2 बॉक्स हमारे पास है, मेटल के हैं बिल्कुल वैसे ही, उनको हमने यहाँ प्लेस किया है। और मैंने यहाँ पर 2 डायग्राम बनाए हैं बच्चों। 2 डायग्राम में एक में टॉप व्यू दिखाया है, एक में साइड व्यू दिखाया है, उसका फ्रंट व्यू दिखाया है। ठीक है, दोनों डायग्राम सेम है, आप एग्जाम में कोई भी बना के आ सकते हैं। ओके, अगर नॉर्मल आपसे वो वर्किंग पूछ रहा है तो आप उसकी वर्किंग अकॉर्डिंग ये वाला डायग्राम बनाएंगे, और नॉर्मल डायग्राम आता तो ये वाला बना के आएंगे। तो समझते हैं डायग्राम में क्या क्या है और कैसे साइक्लोट्रॉन वर्क करेगा, इस डायग्राम से समझ में आ जाएगा। उसके बाद बच्चों हम लोग इसकी वर्किंग, डिस्क्रिप्शन, थ्योरेटिकल नोट कर लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले इस डायग्राम को समझते हैं, और एक ही डायग्राम है, इसको बोलते हैं टॉप व्यू, ऊपर से देखा गया है, और ये है उसका फ्रंट व्यू। जैसा मैंने बताया कि भाई जो 2 रोटी के पॉट जैसे था वो गोल काट के कर दिया, तो वो 2 डीज हैं, ये वाले बड़ा सा बनाया मैंने काफ़ी। और जो ये 3D टाइप का बनाया उसका मतलब ये गैपिंग है, ऊंचाई है उसकी कुछ ना कुछ अंदर। ठीक है, अब इन दोनों को अलग अलग रख दिया तो ये डी आकार का आ गया। तो 1 2 है इसलिए क्या बोल दिया इसको, डीज कह दिया, DEES, डीज। ओके, इसके बीच में हमने एस लिखा हुआ है। एस का मतलब होता है सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल का सोर्स, जिसमें चार्ज पार्टिकल मिलेगा। जैसे मुझे अब सोच रहे हो सर चार्ज पार्टिकल मिलेगा कहाँ से, तो बहुत सारे सोर्स होते हैं। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ मैं सोर्स के लिए आपको। जैसे हीटर होता है घर में, खाना बनाने वाला हीटर, और हीटर में जो एलिमेंट होता है वो हीट करता है, और हीट करने के बाद जब आप उसको ध्यान से देखना, जब जल रहा होगा बहुत हायर स्पीड से, तो उसमें पॉइंटिंग आ जाएगी एलिमेंट पे, पॉइंट चमकते हुए नजर आएंगे आपको। तो कहीं ना कहीं वो सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल ही हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, इसको सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल कहते हैं, जहाँ से हम चार्ज पार्टिकल का सोर्स मिल सकता है हमें, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स भी हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने उन्हीं में से एक सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल को यहाँ प्लेस किया, इसके बीच में। ये गैपिंग काफ़ी कम है। अब बच्चों हमने क्या किया, इस डीज को, ये जो डीज हैं ये दोनों, इसके यहाँ से, ये दोनों मेटल की बनी हुई है, मेटल डीज हैं। ये डीज किसकी हैं, मेटल की हैं। ठीक है, और इसको इस कोने से इसको हमने यहाँ जोड़ दिया एक ऑसिलेटर से। ऑसिलेटर क्या करता है, हायर पोटेंशियल यहाँ देता है, सोर्स ऑफ करंट है यहाँ पे, लगभग 10,000 वोल्ट यहाँ से करंट मिलता है। ठीक है, और इसके अलावा जो ऑसिलेटर है वो लगातार क्या करेगा, वो लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन चेंज करता है। पहले पॉजिटिव यहाँ पे, नेगेटिव यहाँ पे, अल्टरनेट चलेगा, मतलब एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, एक बार नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में ये क्या करेगा, ऑसिलेटर डायरेक्शन चेंज कर दे, रोटेट कर देगा ये, और डायरेक्शन ऑफ फील्ड हमारी चेंज हो जाएगी। पहले पॉजिटिव यहाँ होगा, इस तरफ नेगेटिव होगा, तो फील्ड हमारा इस तरफ जाएगा, और दोबारा में जरूरत पड़ेगी टाइम के बाद में फिर क्या करेगा, पॉजिटिव यहाँ कर देगा, नेगेटिव यहाँ कर देगा। ये इसका काम है ऑसिलेटर का। ओके, ये सोर्स ऑफ करंट है और डायरेक्शन ऑफ फील्ड को चेंज करने का काम करता है। ये 2 डीज हैं जो मेटल की बनी हुई हैं, और यहाँ बीच में रखा है एस फॉर सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल। इसको पूरे एक हमने बॉक्स में बंद किया है, जिसको वैक्यूम बॉक्स बोलते हैं। वैक्यूम बॉक्स का बनाने का मतलब जहाँ पे एयर नहीं होती है। इसके बाद यहाँ पे देखिए हमने कट किया हुआ हल्का सा, यहाँ लिखा हुआ है विंडो, चार्ज पार्टिकल को बाहर निकालने की विंडो है, और ये टारगेट जहाँ इसको हिट कराना है। ठीक है, इसके बाद ऊपर नॉर्थ और साउथ लिखा हुआ है मैंने। नॉर्थ साउथ का मतलब क्या है, ये दोनों मैग्नेट्स हैं, और मैग्नेट्स मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती हैं नॉर्थ टू साउथ। ओके, बिल्कुल ऐसे ही हम डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है, बिल्कुल सिंपल है, बस चेंज ये कर दिया कि इस चीज़ को जब ऊपर से देखेंगे तो ये ढक्कन से दिखाई पड़ेंगे ऊपर रखे हुए। तो ये 2 सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल, पूरा वैक्यूम, नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड, ऑसिलेटर, विंडो, मैग्नेट, ये टॉप भी हो गया इसका। ठीक है बच्चों, तो इस डायग्राम में कोई फर्क नहीं है, केवल समझने वाली बात है। ये टॉप व्यू बना हुआ है किसी बुक में, और ये उसका फ्रंट व्यू बना हुआ है। ओके, दोनों बिल्कुल सेम है। पहले आप इनको डायग्राम को बनाइएगा। अब इसके बाद डिस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखना है, इसके जो भी लगा होता है वो इसके डिस्क्रिप्शन में नोट किया जाता है बच्चों। तो सबसे पहले डीज क्या है, मेटल शीट्स होती हैं, जिनकी भी सोर्स, जिनकी गैप में क्या करते हैं, ये गैप है, ये जो है गैप,
और गैप में सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल को प्लेस करते हैं। ठीक है, तो डी टू मेटल डी शेप मेटल शीट्स विच हैविंग सम गैप वेयर सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड। ठीक है, ये नोट करना है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ एंड ए ऑसिलेटर विच चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली एट ए पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, और विच प्रोवाइड सोर्स ऑफ करंट अप टू द पोटेंशियल डिफरेंस कितना, लगभग 10,000 वोल्ट, एक हायर वोल्टेज होता है। ठीक है, अब बच्चों ये वर्क कैसे करेगा, वर्किंग को डायग्राम में ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप डायग्राम को नोट कर लीजिए पॉज करके आप, उसके बाद फिर मैं ऐसे ही बताऊंगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ हो जाएगा। सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल, जैसे मैंने यहाँ स्विच ऑन किया, अब स्विच ऑन करने से क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा सोर्स। ठीक, आने के बाद में अब यहाँ पे एक फील्ड डेवलप हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस चार्ज पार्टिकल को अपने डायरेक्शन में एक्सीलरेट कर लेगा। मैंने पहले बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन एक्सीलरेट सोर्स ऑफ एक्सीलरेट चार्ज पार्टिकल इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब एक सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल जो भी होता है, चार्ज पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है, तो ऑब्वियसली क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक्सीलरेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है ये यहाँ से चलना शुरू कर देगा, किसकी वजह से, इसकी वजह से यहाँ पे। ठीक, और एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो क्या है इस जगह पे दोनों वर्क करेंगे, नहीं बच्चों। जहाँ पे फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं, उस जगह पर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करता है, क्योंकि ये हायर होता है, इसका फोर्स हायर होता है, मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है। ठीक है, तो इस जगह पे हम केवल ये मानते हैं कि ये नेगेटिव जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका नेग्लिजिबल वैल्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे वर्क कर रहा है। ओके, अब ये फील्ड है कहाँ पे, ये ढक्कन जैसा ऐसा गोल कर्व जैसा है, तो इसकी प्लेट पे आसपास है ना, इसके अंदर तो नहीं है फील्ड हमारा, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका जो गैपिंग होगी ढक्कन जैसा ऐसा होगा गैप। तो ये सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल यहाँ से एक्सीलरेट होता है, इसकी वेलोसिटी पहले 0 थी, चार्ज पार्टिकल स्टेबल था, और उसके बाद कुछ वेलोसिटी से यहाँ पहुँचता है, बी वेलोसिटी से मान लीजिए ऐसा। अब ये इसके अंदर इंटर कर जाता है, जैसे ही इसके अंदर इंटर करता है इस जगह पे आके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और यहाँ पे क्या वर्क करेगा, यहाँ पे वर्क करेगा, ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है, नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड वर्क करेगा। अब आप डायरेक्शन ऑफ फील्ड अगर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मालूम है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी मालूम है, तो एफ इक्वल टू क्यूबी वाले फॉर्मूले मैंने बताया था कैसे फोर्स निकालते हैं। तो जब आप इसको सेट करेंगे, सेट करने के बाद में क्या होगा, एक फोर्स ऊपर से डाउनवर्ड की ओर लगेगा नीचे की ओर। जब नीचे की ओर लगेगा तो क्या होगा, ये पार्टिकल को क्या करेगा, घुमा देगा ऐसे करके। ठीक है, पहले बताया था ए मैग्नेटिक फील्ड कैन रोटेट द चार्ज पार्टिकल। ओके, तो ये पार्टिकल्स को घुमा देगा ऐसे, घुमाने के बाद क्या होगा, ये वापस इसी में आ जाएगा। अब तब तक ऑसिलेटर क्या करेगा, जो यहाँ पे ऑसिलेटर लगा हुआ वो क्या करेगा बच्चों, वो इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा। मतलब हमने इस तरीके से सेट किया हुआ है कि ये पार्टिकल यहाँ पे आए और यहाँ से जैसे तब तक ये मैग्नेटिक फील्ड घुमा पाए, क्योंकि इस जगह पे आने के बाद में इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ठीक, केवल कौन सा वर्क कर रहा है, ओनली मैग्नेटिक फील्ड वर्क कर रहा है। ठीक है, जब तक ये जितना मैग्नेटिक फील्ड है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर सेट किया हुआ ऑसिलेटर की टाइमिंग को, कि भाई हम इलेक्ट्रॉन को चार्ज पार्टिकल को घुमाएंगे ऐसे करके, रोटेट कराएंगे, और रोटेट करने के बाद में तुम क्या करोगे, तब तक ये घूम के यहाँ पे आए तब तक डायरेक्शन चेंज कर लेना अपनी। इस तरीके से हमने सेट किया ऑसिलेटर को। तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ये पार्टिकल घूम के आया, अभी पॉजिटिव हमारा यहाँ पे था, नेगेटिव हमारा यहाँ पे था, जैसे यहाँ पे आया इसने डायरेक्शन चेंज कर दी, अब पॉजिटिव यहाँ पे हो गया, नेगेटिव हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया। डायरेक्शन ऑफ फील्ड हमारा कहाँ से जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव को इस तरफ हो गई। मीन्स पार्टिकल को फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन में मिल गया, और मिल गया तो क्या होगा, जाके ये मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, फिर से इसको एक्सीलरेट कर देगा बहुत तेज से। मीन्स यहाँ वेलोसिटी बी थी, अच्छा इसके अंदर आने के बाद क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी को नहीं बढ़ाता है, स्पीड को नहीं बढ़ाता है, दैट इज वाई इसकी स्पीड यहाँ पे बी ही रहेगी इस तक घूमने आने तक। अब यहाँ से लेके यहाँ तक फिर इसको फील्ड मिल गया, पहले उसने वी टाइम किया था, आपकी बार डबल बी हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो गया, 2b स्पीड कर देगा। एक मैंने एग्जांपल दिया, v का 2b हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल, आपने यहाँ पे हायर वोल्टेज लगाया तो ये 4b भी कर सकता है। ठीक है, अब पार्टिकल इस गैप में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको फिर से मिला, पॉजिटिव यहाँ, नेगेटिव में, डायरेक्शन ऑफ फील्ड में फिर से एक्सीलरेट हो गया, ये सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी बढ़ी है इसकी। अब उसके बाद जैसे ही इसके ढक्कन के अंदर ऐसे आया, इधर इसके अंदर यहाँ पे आने के बाद में इसके पास अब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, और क्या बचा इसके पास, ओनली मैग्नेटिक फील्ड बचा बच्चों यहाँ पे। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड मालूम है कि चार्ज पार्टिकल को क्या करता है, रोटेट करा देता है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड के अकॉर्डिंग क्या होगा, जाके इस बार पार्टिकल को ऐसे घुमा देगा। ये जब तक ये यहाँ से घूम के आएगा बच्चों, तो फिर क्या करेगा ऑसिलेटर, फिर से इस डायरेक्शन को चेंज कर देगा, और फील्ड हमारा फिर से कहाँ हो जाएगा, पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, चार्ज पार्टिकल को फिर से वेलोसिटी मिल जाएगी।
ठीक है। तो इस बार वेलोसिटी अब 2b से एंटर किया था यहाँ पे, तो ऑब्वियसली क्या होगा बच्चों, इसको और बढ़ा देगा, कितनी डायरेक्शन वेलोसिटी हो जाएगी, 4b हो जाएगी, ठीक। फिर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में आएगा और ऐसे लगातार इसी में घूमता रहेगा और घूमते घूमते बच्चों क्या होगा, ये कंडीशन बनती चली जाएगी। और हर बार पहले 0 वेलोसिटी थी, v थी, फिर 2b हुई, फिर 4b हुई, 8b हुई, 10b हुई, ऐसे बड़ा सा पॉट था, बहुत सारे उसने राउंड लगाए, मान लीजिए 1000 राउंड लगाए तो वेलोसिटी कितनी हो गई, मान लीजिए एक बार में 2000 डबल हो जाती है तो ऑब्वियसली 2000 टाइम्स वेलोसिटी हो जाएगी उसके पास। 0 से 2000 टाइम्स वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया तो चार्ज पार्टिकल बहुत तेज से मूव कर रहा होगा उसके अंदर, और मूव करने के बाद में क्या होगा, जाके जैसे ही इसका रोटेशन पूरा होता है, ये वाला पूरा होने के बाद में क्या होता है, ये यहाँ से जैसे इसके पास आया, अब और जगह नहीं है, यहाँ पे स्पेस मिल गया, ये सीधा निकल के जाके टारगेट को हिट करता है, ठीक है। और हायर वेलोसिटी इसको हिट करेगा तो ये इसको ब्रेक कर देगा, ठीक है। दैट इज द वर्किंग फॉर द साइक्लोट्रॉन। ओके गाइस, डिस्कशन में क्या लिखेंगे, जो लगा हुआ है इसमें वर्किंग में क्या लिखना है, सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे इसको वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं, कैसे इसको घुमा के लेके जाते हैं उसमें। ओके, अब इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है, कंडीशन इसमें क्या है, कंडीशन ये वाला वर्किंग तभी हो पाएगी जब इस ऑसिलेटर की और इसके रोटेट होने की, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में इस पार्टिकल के घूमने की और डायरेक्शन ऑफ फील्ड के चेंज ऑन डायरेक्शन बिल्कुल सेम टाइमिंग होगी जाके। अगर मान लीजिए ये लेट घूम पाया, यहाँ ये चेंज हो गया, तो फील्ड इसको यहाँ नहीं मिलेगा, इट विल नॉट एक्सेलरेट। तो ये कंडीशन है कि एक साइक्लोट्रॉन में, एक लिमिटेशन भी है इसकी, साइक्लोट्रॉन में अगर ये टाइमिंग सेम नहीं है तो ये फेल हो जाएगा सर्किट हमारा पूरा, ठीक है। तो इसको कंडीशन केवल एक ही है कि इसकी टाइमिंग बिल्कुल सेम होनी चाहिए, अदरवाइज ये वर्किंग हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम्स आपका वर्किंग के लिए हो गया, ये उसका हो गया जाके फ्रंट व्यू का डायग्राम। तो डायग्राम आप नोट कर लीजिए, फिर मैं नोट करता हूँ इसकी डिस्क्रिप्शन और वर्किंग लैंग्वेज में। डिस्क्रिप्शन को इसकी बच्चों, डिस्क्रिप्शन में 3 पॉइंट्स नोट किए हैं यहाँ पे। सबसे पहला डीज नोट किया है, डीज क्या होता है, दोनों डी, ठीक है। तो पार्टिकल मूव्स इनसाइड द 2 सेमी सर्कुलर डिस्क लाइक मेटल्स कंटेनिंग D1 D2 कॉल्ड डीज, ठीक है। मैंने अभी डायग्राम में बताया डीज कैसे होती हैं, तो गोल डी आकार की। इसके अलावा मैग्नेट क्या करेगी बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, और मेन काम होता है ऑसिलेटर का। ऑसिलेटर क्या करता है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में एक डायरेक्शन ऑफ फील्ड को चेंज करता है, उसको मैंने यहाँ पे नोट किया है, ठीक है। तो आप इसको पॉज करके डिस्क्रिप्शन नोट कर लीजिए, फिर हम नोट करते हैं वर्किंग के लिए। तो बच्चों वर्किंग के लिए, वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन में कैसे लिखेंगे उसको, तो वर्किंग का डायग्राम बनाया मैंने ये वाला, केवल इसमें डीज को दिखा दिया है, ऑसिलेटर बता दिया है, इसका टारगेट पॉइंट बता दिया है इसका आपने, और जैसी वर्किंग में डायग्राम में बताई थी बिल्कुल वैसे ही मैं यहाँ पे लैंग्वेज के तौर पे लिखना होगा इसको। गाइज सबसे पहले सोर्स पार्टिकल है और सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल या आइंस है हमारे, वो क्या करेगा, यहाँ से लेके जो ये D1 है, D2 है और ऑसिलेटर लगेगा तो फील्ड हमारा पहले इस तरफ होगा, तो इधर मूव करता है, फिर इसमें एंटर करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 जाता है, केवल मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये इसको घुमा देता है, यहाँ पे रोटेट कर देता है, घूमने के बाद फिर से ये इस तरफ आता है तो ये चेंज हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है इसकी, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है D2 से D1 की ओर में, फिर से इसको से एसिलेट करता है, वेलोसिटी बढ़ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और बढ़ने के बाद में फिर ये बड़ा रेडियस बढ़ जाती है, आगे पहुंचती है, फिर यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फील्ड चेंज होती है, फिर ये एसिलेट होता है, फिर मैग्नेटिक फील्ड घुमा देता है इसको, ये लगातार चलती रहती है प्रोसेस। और जब इसकी रेडियस पूरी हो जाती है, मतलब स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई, यहाँ पे रेडियस कोने पे आ गया, तो इसको यहाँ पे विंडो ओपन कर देते हैं, यहाँ से स्पीड से पार्टिकल निकल जाता है और टारगेट को जाके यहाँ पे हिट करता है बच्चों, ठीक है। तो इसको लैंग्वेज में मैंने लिखा, देखिए कैसे लिखा है, एन आइन इज इजेक्टेड आउट फ्रॉम द सोर्स, एक आइंस जो है वो सोर्स से इजेक्ट हो रहा है यहाँ से, ठीक है। और हमने मान लिया लेट ई बी फ्रॉम D1 टू D2, और हमने मान लिया D1 से D2 की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E है यहाँ पे, ओके। तो फोर्स कितना लगेगा बच्चों, तो लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स कौन सा होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, F = Q × E, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ से निकालना है एक्सेलरेशन, भाई इसको मूव करना है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, तो फॉर्मूला होता है F = ma, तो A = F/m लगा देंगे वहाँ से, और F की वैल्यू यहाँ से प्लेस कर देंगे, तो हो जाएगा बच्चों F = QE/m, ठीक है। एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगा दीजिए, थर्ड लगा दीजिए, तो फर्स्ट लगा देते हैं बिकॉज यहाँ टाइम की वैल्यू है, तो V = U + AT, इनिशियली तो 0 था ना यहाँ पे सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो U 0 रख दिया हमने, तो V = AT, A यहाँ से मिल जाएगा हमें यहाँ से, तो वी कैन इजिली फाइंड द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल विच इज मूविंग ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इसके बाद स्पीड बढ़ जाती है, इसकी स्पीड इंक्रीज होगी बच्चों, तो क्या होगा, स्पीड बढ़ने से रेडियस बढ़ती है, स्पीड इंक्रीज व्हेन एंटर्स D2, तो D1 से जब D2 में जाएगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, E = 0 बट B एग्जिस्ट, तो इस डीज में क्या होता है, इसके अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं वर्क करेगा, क्यों नहीं वर्क करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कौन सा लगा रखा है इन दोनों पे, तो फील्ड हमारा कहाँ होता है, दोनों पोटेंशियल के बीच में होता है,
तो एक पोटेंशियल यहाँ पे, एक पोटेंशियल यहाँ पे, तो किसी भी मेटल शीट के अंदर फील्ड कितना होता है, 0। तो इसीलिए इसके अंदर फील्ड 0 है, केवल इसके अंदर क्या वर्क करेगा, मैग्नेटिक फील्ड वर्क करेगा बच्चों। तो यहाँ पे क्या हुआ, बट बी एग्जिस्ट, अब बी क्या करेगा, बी घुमा देगा इसको। देयरफॉर आयंस मेक ए सर्कुलर मोशन, तो ये जो आयन होता है यहाँ से आने के बाद में एक सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से मिल जाएगी आपको। इसके बाद सर्कुलर मोशन एंड हाफ सर्कल, आधा सर्कल यहाँ पूरा किया, इट बर्न्स अगेन अपीयर इन द गैप, ये दोबारा से यहाँ से राउंड होने के बाद में बच्चों कहाँ पे, दोबारा से गैप में आ जाता है। और उसके बाद गैप फ्रॉम डायरेक्शन D2 टू D1, अब डायरेक्शन कहाँ, D2 से D1, पहले कहाँ थी, इस तरफ से इस तरफ थी हमारे पास, ये वापस यहाँ पे आ गया। ठीक, आने के बाद में बाई दिस टाइम ई ऑल्सो चेंज, और तब तक जब तक ये घूम के आया तब तक इसने क्या किया, इसने डायरेक्शन ऑफ फील्ड जो थी उसको चेंज कर दिया। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड जब चेंज कर दिया, डायरेक्शन हमारी कहाँ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड D2 से D1 होगी, जिस तरफ इस पार्टिकल को जाना है। तो फिर से क्या होगा, फिर से ये सिलेक्ट करेगा, और करने के बाद में फिर कहाँ आएगा, फिर D1 में आता है, इसके अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड फिर से 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने नोट किया लैंग्वेज में यहाँ पे, इट एक्सेलरेट्स अगेन ड्यू टू इंक्रीज इन स्पीड, द रेडियस इंक्रीज, रेडियस कहाँ से इंक्रीज होती है, रेडियस का फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं पार्ट नंबर 2 में। ठीक, वहाँ पे कितना होता है, R इक्वल टू mb/qb, ये रेडियस का फॉर्मूला ड्राइव किया था मैग्नेटिक फोर्स के बाद वाले फॉर्मूले से। तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, R इक्वल टू mb/qb, अगर हमारी वेलोसिटी बढ़ेगी तो रेडियस भी बढ़ेगी। इसीलिए बच्चों देखो यहाँ पे पहले ये रेडियस थी ये वाली, अब कितना बड़ा सर्कल, यहाँ वेलोसिटी और बढ़ जाएगी तो ये बड़ा सर्कल और बड़ा सर्कल, लगातार हर हाफ सर्कल में क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी और उतनी रेडियस बढ़ जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है हमसे, R इक्वल टू mb/qb, v जो है प्रोपोर्शनल किसके हैं, R के, अगर आपकी वेलोसिटी बढ़ती है तो रेडियस भी बढ़ेगी। ठीक है, इसके बाद हेंस द पाथ बिकम्स स्पायरल, और अगर रेडियस लगातार बढ़ रही तो पाथ कैसा हो जाएगा, इट बिकम्स स्पायरल, स्प्रिंग जैसा हो जाएगा ऐसे, स्पायरल। ठीक है, टाइम फॉर द डिफरेंट रेडियस रिमेन सेम, और जो टाइम होता है रेडियस के लिए वो कैसा होगा, सेम रहेगा। क्यों भाई, अगर सर्कल बड़ा हो रहा है तो उसकी टाइम स्पीड भी ज़्यादा हो रही है, जितनी स्पीड बढ़ेगी उतना रेडियस बढ़ेगा, तो टाइम पीरियड जो है जितना यहाँ पे लगा घूमने में उतना ही इसके लिए लगेगा, उतना ही इसके लिए लगेगा। क्यों, अगर रेडियस ज़्यादा है तो स्पीड भी ज़्यादा है उसकी। ठीक है, तो टाइम फॉर डिफरेंट रेडियस रिमेन सेम, फ्रिक्वेंसी रिमेन सेम, और टाइम पीरियड अगर रिमेन सेम है तो एफ इक्वल टू फ्रिक्वेंसी इक्वल टू कितना होता है, 2π/t होता है। ठीक है, 2πt होता है, दैट इज वाई जो फ्रिक्वेंसी रहेगी टाइम पीरियड वाली वो हमारी कैसी रहेगी, सेम। तो इसका मतलब यहाँ पे इस फर्स्ट टर्न के लिए सेकेंड या थर्ड जितने भी टर्न यहाँ पे लगेंगे उन सब के लिए बच्चों टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी कैसी रहेगी, इट रिमेन सेम। ठीक है, अब इसके आगे हमें क्या लिखना है, यहाँ तक मैंने नोट कर दिया कि भाई यहाँ फील्ड आता है। अब हम आगे लिखेंगे ये लगातार कंटिन्यू, जो लैंग्वेज में भी दिखा दूंगा, ये लगातार कंटिन्यूस में राउंड करता है, राउंड करने के बाद में एक विंडो टारगेट से ये बाहर निकल जाता है, स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है इसकी। ठीक है, और ये हमारी थ्योरी है, थ्योरी के बाद में हम पढ़ेंगे अब इसकी कैलकुलेशन, तो इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आप इसको नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, तो इनकी वर्किंग हमारी पूरी हो जाती है पूरी थ्योरी में। नोट डाउन प्लीज, पॉज कर लीजिए यहाँ पे और नोट कर लीजिए पूरा, फिर हम पढ़ते हैं कैलकुलेशन के बारे में। कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसकी, तो जो फॉर्मूले हम लोगों ने F इक्वल टू QV से निकाले थे पार्ट नंबर 2 में, वीडियो नहीं देखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है इसकी, वो सारे फॉर्मूले बिल्कुल सिमिलरली आपको यहाँ पे यूज करने हैं, वहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे भी दोबारा पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, 3-4 पॉइंट यहाँ कैलकुलेशन निकालने होते हैं। सबसे पहले जो पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल जो इसके अंदर डी के अंदर मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, उसका एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं वहाँ से। ठीक है, टाइम पीरियड रोटेशन कितना होगा, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे डेवलप करने हैं। सबसे पहले गाइज कोई भी पार्टिकल जब रोटेट करता है तो उसके ऊपर लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, जिसके फॉर्मूले क्या होते हैं बच्चों, तो फर्स्ट सेंट्रीपिटल फोर्स Fc mb²/r, रेडियस मान लेते हैं हम लोग उसकी, mb²/m क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, रोटेशन में लगता है जो, और एंड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, Fv = qvv। ठीक है, साइन थीटा साइन 90 की वैल्यू है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, फोर्स यहाँ मैक्सिमम लगेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे qvv ही प्लेस कर रहे हैं, केवल दोनों फोर्स इक्वल होंगे रोटेशन में। तो गाइस यहाँ से क्या हो जाएगा, Fc = Fb, सेंट्रीपिटल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बराबर है, तो प्लेस करेंगे वैल्यू को बच्चों, mb²/r = qvv, यहाँ से v से v क्रॉस हो जाएगा, और गाइस यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी आपकी v से, v = qvr/m।
दैट इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। आप चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, उसका चार्ज मालूम होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड मालूम होना चाहिए, और जिस पॉइंट पे वो टर्न करेगा उसकी रेडियस, हर बार रेडियस अलग अलग हो रही थी, तो गाइस जहाँ पे टर्न करेगा वो रेडियस यहाँ प्लेस कर देंगे, ठीक है। और एक चीज़ बुक्स में कभी कभार यहाँ डी लिखा मिल जाएगा आपको, तो डीज मैक्सिमम के लिए होती है, ठीक है, अभी बताएंगे इसको आगे। तो फिलहाल वेलोसिटी हमारी आ गई, ठीक है। अगर आपको निकालना है टाइम पीरियड फॉर रोटेशन, टाइम पीरियड फॉर रोटेशन, घूमने में कितना समय लगेगा इसको, एक रोटेशन, दो रोटेशन, कितना भी निकाल सकते हैं आप यहाँ पे। तो हम लगा देंगे b इक्वल टू 2πr/t, वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ से हो जाएगा टाइम इक्वल टू 2πr/b, ठीक है। और ये वेलोसिटी फॉर्मूला यहाँ रख देंगे, और रखने से क्या बन जाएगा बच्चों, बन जाएगा t इक्वल टू 2πr/v की वैल्यू प्लेस करेंगे तो हो जाएगा qvr, और अपॉन m हमारा ऊपर आ जाएगा, m से m क्रॉस, तो गाइस टाइम पीरियड आ जाएगा यहाँ से 2πm/qv, ठीक है। तो ये है हमारा टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन। टाइम पीरियड निकाल दिया, वेलोसिटी निकाल दी, रेडियस सही होगी तो यहाँ से निकाल लीजिएगा, r इक्वल टू mb/qb, ठीक है। तो रेडियस भी यहाँ से निकल आएगी, कौन सी, रेडियस r इक्वल टू mb/qb। ओके गाइस, रेडियस मालूम पड़ गई घूमने की, वेलोसिटी कितनी है, टाइम पीरियड कितना रोटेशन का है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। जो फ्रीक्वेंसी होती है, फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का अपोजिट। तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों फ्रीक्वेंसी इक्वल टू qb/2πm, ठीक है। इसके अलावा इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 2π/t, तो उसको यहाँ प्लेस कर सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2π/t, तो यहाँ से हो जाएगा ओमेगा 2π, और गाइस t की वैल्यू यहाँ से प्लेस कर देंगे, तो 2πm, और qb हमारा ऊपर आ जाएगा मल्टीपल में, यहाँ पे 2π से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा qb/m, ठीक है बच्चों। ये आ गई इसकी एंगुलर वेलोसिटी। इसके अलावा बच्चों एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास, फ्रीक्वेंसी हमारे पास निकल आई ये वाली, ठीक है, वेलोसिटी हो गई, रेडियस हो गई, टाइम पीरियड हो गया। अब आती है काइनेटिक एनर्जी की बात। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला होता है बच्चों 12 mv², तो यहाँ से 1/2 मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। इसके अलावा वेलोसिटी हमारे पास ये रही, तो वेलोसिटी में क्या हो जाएगा q² b² r² m², इसका स्क्वायर हमने यहाँ प्लेस कर दिया, और प्लेस करने के बाद यहाँ से पावर कट जाएगी, तो यहाँ से हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 q² b² r² m, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास हो गया। इसके अलावा बच्चों अगर आपसे पूछा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम रेडियस चाहिए, और रेडियस होती है मैक्सिमम टारगेट के पास की विंडो के लिए, और विंडो कहाँ होती है, टॉप पे होती है बिल्कुल, तो वहाँ पे लगाते हैं मैक्सिमम रेडियस, मतलब रेडियस ऑफ डीच। तो जहाँ पे आर लिखा हुआ है वहाँ पे रेडियस ऑफ डीच प्लेस कर दीजिए, बच्चा को सारा कुछ वही रहेगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज का मास q² b² और m की जो वैल्यू है वो तो कॉन्स्टेंट ही है बच्चों, बढ़ेगी क्या, केवल रेडियस। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब रेडियस हमारी मैक्सिमम होगी, और रेडियस मैक्सिमम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ डी बोलेंगे, तो उसको हम लिख देते हैं डी से, तो यहाँ लिख देंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 q² b² d², आर की जगह डी प्लेस कर रहे हैं, डी डायमीटर नहीं है यहाँ पे, डीच, डी इज द रेडियस ऑफ डी, ठीक है, अपॉन m, ओके। ये क्या है, डी हमारा रेडियस ऑफ डी, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला, टाइम पीरियड, वेलोसिटी, सारा कुछ है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं आपने बच्चों। अब आता है एक अच्छा सा टॉपिक, सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। तो गाइज सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है जब ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी और चार्ज पार्टिकल रोटेशन की फ्रिक्वेंसी का टाइम पीरियड सेम होना, ठीक है। जिसकी रिक्वायरमेंट मैंने पहले बताया, साइक्लोट्रॉन में रिक्वायरमेंट होती है कि चार्ज पार्टिकल घूम के जाए तब तक इसकी डायरेक्शन चेंज करना है ऑसिलेटर को इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, अगर वो चेंज नहीं हुई तो ऑसिलेटर फेल हो जाएगा हमारा। तो इसी फिनोमेनन को बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। तो नाम बड़ा अजीब सा लिखा था सिंक्रोनाइजेशन, पता नहीं क्या होता है, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है कि टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ चार्जेस एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर रिमेन सेम, ठीक है। तो नोट किया मैंने यहाँ पे, द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर इज सेड टू बी इक्वल द फ्रिक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी दोनों की सेम होनी चाहिए, किसकी, ऑसिलेटर की इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करने के टाइम पीरियड और उसकी फ्रिक्वेंसी,
दोनों की जब सेम हो जाएगी तो ऑब्वियसली बच्चों क्या होगा, जाके वहाँ पे दोनों एक साथ मूव करेंगे और हमारा काम हो जाएगा चार्ज पार्टिकल को मूव करने के लिए। अगर ये गड़बड़ हो जाएगा तो क्या होगा, तो वही जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज नहीं कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, अब मेन पॉइंट यहाँ पे बनता है कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशंस क्या है? तो साइक्लोट्रॉन की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है बच्चों कि स्पीड कैन नॉट इंक्रीज बियॉन्ड ए लिमिट। हम इस जो डिवाइस हमने बनाई साइक्लोट्रॉन स्पीड को इंक्रीज की, इसकी एक लिमिट है। लिमिट होने का रीजन आइंस्टीन प्रिंसिपल से मिल जाता है हमें। आइंस्टीन प्रिंसिपल क्या था बच्चों, देखिए, तो स्पीड कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड ए लिमिट, इसका रीजन दिया मैंने यहाँ पे, और वो दिया है आइंस्टीन की इक्वेशन से m इक्वल टू एम नॉट अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। आपने E इक्वल टू एम सी स्क्वायर पढ़ा होगा ना, और वो आइंस्टीन इक्वेशन इसी से ड्राइव होती है। तो गाइस यहाँ पे क्या है, m इक्वल टू एम नॉट अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये इक्वेशन मुझे ये बताती है, यहाँ पे m नॉट प्रीवियस मास है, और जब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे तो ये बाद में मास इतना हो जाएगा। ये क्वेश्चन बता रही है भाई b की वैल्यू बढ़ रही है लगातार, और v बढ़ेगा तो 1 माइनस कम, तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, और छोटी हो जाएगी तो क्या होगा, m इंक्रीज हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो लगातार m बढ़ जाएगा, और अगर मास चेंज हो रहा है हमारा, तो मास चेंज करने से क्या होगा भैया, हमें पता है रेडियस इक्वल टू क्या होता है, r इक्वल टू mv अपॉन qb, और r डिस्टर्ब होगा तो टाइम पीरियड भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बच्चों क्या होता है, एट हाई स्पीड मास इंक्रीज, और मास इंक्रीज होगा तो टाइम इंक्रीज होगा, और टाइम अगर इंक्रीज हो गया ना, इसका घूमने का टाइम देर में पहुंच पाएगा घूम के वहाँ पर डीज पे, तब तक क्या होगा, ऑसिलेटर पहले ही चेंज कर देगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो मिसमैच सिंक्रोनाइजेशन जो होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, मींस सिंक्रोनाइजेशन डिस्टर्ब एंड ऑसिलेटर एंड पार्टिकल बिकम्स आउट ऑफ स्टेप। जो बराबर एक साथ चलना था दोनों को, वो बराबर नहीं चल पाएंगे, मतलब पार्टिकल घूम के जब तक जाएगा तब तक वो फील्ड चेंज कर चुका होगा। चेंज कर देगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली बच्चों पहले चेंज हो जाएगा, बाद में चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा, जाके वेलोसिटी हमारी इंक्रीज नहीं होगी। वहाँ पे एक कंडीशन लगी थी कि दोनों एक साथ चलने ही चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ से प्रॉब्लम होती है कि अगर कोई पार्टिकल बहुत स्पीड से घूमेगा तो उसका मास इंक्रीज हो जाता है। इसको आइंस्टीन ने प्रूव किया था, और यही इसकी लिमिटेशन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर टॉपिक हमारा साइक्लोट्रॉन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो मैंने इस टॉपिक में सारे आपको इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, डेफिनेशन इसकी बताई है, और डायग्राम डिस्क्रिप्शन बताया, वर्किंग पूरी नोट कराई है मैंने आपको, और इसके अलावा इसकी कैलकुलेशन भी की है, सिंक्रोनाइजेशन बताया, लिमिटेशंस। ठीक है, और लिमिटेशंस क्वेश्चंस बड़े ही इंपॉर्टेंट रहते हैं क्रॉस क्वेश्चंस के लिए, नोट कर लीजिए।